नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका दीपक हिंदी हैक्स चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और हिंदी वर्णमाला का थ्योरी पार्ट 2। जिसने भी थ्योरी पार्ट 1 नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर थ्योरी पार्ट 1 देखेगा, ताकि आपको एक क्रम से देखेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण अवधि के आधार पर तो हमने देख लिया था और आज हमें ओष्ठाकृति के आधार पर यहाँ से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने होते हैं? तो ओष्ठाकृति के आधार पर दो भेद होते हैं। जैसा कि मैंने ट्रिक से बताया था, होठ कितने होते हैं? दो होते हैं ना दोस्तों, एक होठ ऊपर एक होठ नीचे। तो इस प्रकार हमने ओष्ठाकृति के आधार पर दो होते हैं। ठीक है। अब वृत्ताकार स्वर पहला हो जाएगा वृत्ताकार स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं तो वृत्ताकार स्वर कहलाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम शब्दों से पकड़ो। वृत्ताकार यानी जिसमें होठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं तो वो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो कौन से है आप खुद बोलकर देखिए। जब आप बोलेंगे उ, ओ, औ, तो ये चारों में होठ अपना गोल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं। तो इसको हमने ट्रिक ऐसे ही बना दिया है कि वृत्ताकार को हमने वृत्त बना दिया, ऐसे वृत्त बना दिया। ठीक, और 4 होते हैं तो मैंने 4 भाग डिवाइड कर दिया। और उ मतलब ऊपर उ हो जाएगा, नीचे भी उ हो जाएगा, और इधर ओ हो जाएगा, इधर अ हो जाएगा। तो ऐसे दिमाग में थोड़ा सा लिंक रहता है तो याद रहता है, नहीं तो कन्फ्यूजन होता। बाकी आप अगर बोल कर भी चेक करेंगे तो बोल कर भी आप देखेंगे कि होठ वृत्त के समान गोल रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अवृत्ताकार स्वर दूसरा हो जाएगा अवृत्ताकार स्वर, यानी कि जैसा कि शब्दों से पता चल रहा है, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल ना होकर फैले रहते हैं अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो इसमें उन चारों को, जो वृत्ताकार में थे उन चारों को छोड़ के बाकी 7 जो बचे हैं वो क्या हो जाएंगे? अवृत्ताकार स्वर हो जाएंगे। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब तीसरा भेद क्या है? जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। जैसा कि मैंने ट्रिक से बताया था, जीभ को 3 भागों में ऐसे डिवाइड कर दो, यानी कि अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। तो इस तरीके से जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में ये डिवाइड हो जाएगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो इसको याद करने का ट्रिक देखिए दोस्तों, हमने ऐसा बनाया हुआ है कि ये आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग मध्य में देखेंगे कि मध्य में अ है और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मध्य में अ के अलावा कुछ भी नहीं है। तो पहले हम मध्य में जाकर देखेंगे कि मध्य में क्या है? अ है। यानी जब हम अ को बोलेंगे ना तो आप लोग देखिए, चेक करिए, बोल कर चेक करिए। अ को जब आप बोलेंगे तो जीभ का जो 3 हिस्सा है वो बीच वाले हिस्से से अनुभव होगा कि आप बीच वाले हिस्से से बोल रहे हैं अ। और उसके बाद जब आ को बोलेंगे आप तो आ ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम पीछे से बोल रहे हैं, पश्च वाले हिस्से से। और ई बोलेंगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे आगे से बोल रहे हैं। ये सब आप लोग खुद से बोल कर ट्राई करिए, चेक करिए, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि कौन कौन सा स्वर आगे से बोल रहे हैं, कौन कौन सा पीछे से, कौन कौन सा मध्य से। लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा ट्रिक से याद करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि मध्य में अ होता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हमें बस ऐसे नीचे चले आना है। पहले एक बार ऐसे नीचे आ जाओ, अ आ, यानी कि नीचे आ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आ हो गया तो फिर डायरेक्ट फिर ऊपर चले जाओ, सीधा ऊपर दो अक्षर लिखो एक साथ, ई, फिर नीचे डायरेक्ट चले जाओ, उ, फिर डायरेक्ट ऊपर चले जाओ, फिर 2 अक्षर लिखो ए, और री तो अपने से ऊपर लगा लेना। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे चले आओ, ओ आओ। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन, क्या प्रश्न क्या आता है कि जैसे कि जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर में कौन सा आएगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए। कभी कभी इसे दे देगा कि उ, जो बड़ा वाला उ है वो अग्र स्वर में आता है कि मध्य स्वर में आता है कि पश्च स्वर में आता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रहना चाहिए। ठीक, और याद करने का ट्रिक यही है कि मध्य में आप अ रहो और अ से नीचे चले आओ, आ हो जाएगा। उसके बाद ऊपर डायरेक्ट चले जाओ, ई, फिर ऊपर से डायरेक्ट नीचे चले जाओ, उ, फिर उसके बाद ऊपर चले जाओ ए, और ऊपर हमें री अपने से लगा लेना है और नीचे चले आओ, ओ आओ। तो इस तरीके से आपको जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ क्या है? अंग्रेजी भाषा का आगत स्वर है। ठीक, और यहाँ पर अर्ध स्वर या संघर्षहीन वर्ण किसे कहते हैं? ये बहुत पूछता है, अर्ध स्वर या संघर्षहीन वर्ण किसे कहते हैं? तो य को और व को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लेना है।
य और व को अर्ध स्वर या संघर्षहीन वर्ण कहते हैं। यानी कि जब आप य और व को बोलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल संघर्ष ही नहीं करना पड़ रहा है, य व एकदम आसानी से बोल लेंगे, बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इसलिए संघर्षहीन वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चौथे नंबर पे आते हैं। मुखाकृति के आधार पर कितने होते हैं? तो मुखाकृति के आधार पर 4 होते हैं। और यदि आपको नहीं याद रहे तो ट्रिक यही है कि मुखाकृति में 4 अक्षर हैं, मुखा कृ पी, तो इस तरीके से आपको 4 मुखाकृति में 4 वर्ण हैं, तो इस तरीके से आपको 4 याद हो जाएगा। तो इसे तालु की स्थिति के आधार पर भी कहा जा सकता है, यानी इसे मुखाकृति के आधार पर कह सकते हैं या फिर तालु की स्थिति के आधार पर भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो मुखाकृति के आधार पर 4 होते हैं। पहला क्या हो जाएगा? संवृत्त स्वर। संवृत्त जैसा कि हम शब्दों को तोड़ेंगे तो सम धन वृत्त हो जाएगा। सम मतलब समान होता है, वृत्त यानी कि वृत्त ही हो जाएगा। ठीक, अब वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है, अर्थात मुख सबसे कम खुलता है, तो संवृत्त स्वर कहलाते हैं। अब संवृत्त स्वर में क्या हो जाएगा? जब आप बोलेंगे तो ये थोड़ा सा बोल के जब आप एहसास करेंगे ई उ री, तो ये थोड़ा सा मतलब वे क्या बोलते हैं, बंद वृत्त के समान बंद सा प्रतीत होगा। ठीक, यानी मुंह थोड़ा सा बस खुलेगा बस। तो इसको मान लीजिए अगर आप बोलकर अनुभव कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका सिंपल आप ट्रिक याद रखिए। हम ट्रिक तो बता ही दिए हैं। ट्रिक ये है कि आपको बस 37 याद रखना है। क्या याद रखना है? 37 आपको याद रखना है। 37 मतलब जैसे हम अ को 1 समझेंगे, आ को 2 समझेंगे। ठीक, ऐसे यानी कि हम अ ई को जो स्वर हैं 11 स्वर हैं उसको हम कोडिंग करेंगे तो 1 से लेके 11 तक जाएगा ना, तो यानी कि तीसरे नंबर पे ई आ जाएगा और 7वें नंबर पर री आ जाएगा। तो बस हम 37 याद रखेंगे, यानी 3 और 7, 3 से लेके 7 के बीच में, यानी 3 भी रहेगा 7 भी रहेगा और इसके बीच वाला वर्ड भी रहेगा इसमें। तो बस हमें ट्रिक यही याद रखना है कि देखिए संवृत्त 37, संवृत्त 37 यानी 37 संवृत्त, बस ऐसे आपको ट्रिक याद रख लेना है, 37 संवृत्त। तो इस तरीके से आपको संवृत्त भी याद हो जाएगा। कभी कभी पूछता है ये सब दोस्तों, सबको नहीं याद रहता है क्योंकि जल्दी ये सब एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन अगर कभी पूछ लिया तो आप फंस जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको मैंने ट्रिक से बता दिया है। संवृत्त यानी 37। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्ध संवृत्त स्वर, दूसरा क्या हो जाएगा? अर्ध संवृत्त स्वर, यानी वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य संवृत्त स्वरों की तुलना में आधा बंद सा रहते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। अर्थात अर्ध विवृत स्वरों की तुलना में ज्यादा बंद रहेगा। ठीक, और इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा और ओ आ जाएगा और आ जाएगा। ठीक, ये अंग्रेजी वाला है, आगत है ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ट्रिक से ये याद रखना, ए देखिए 8 नंबर पे आएगा, ओ आएगा 10 नंबर पे, 10 को हम 0 समझेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर कोडिंग मैंने लिखा है, अ को 1, आ को 2, ई को 3, इस तरीके से ओ को 0 यानी 10 है तो 10 को हम 0 समझेंगे, फिर औ को 11 ना समझ के हम बस 1 समझेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये कोडिंग हो जाएगा और इससे आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, कैसे याद होगा? देखिए जैसे मान लीजिए अर्ध संवृत्त स्वर कौन कौन से हैं, तो एक तो मैंने इसका ट्रिक ही बना दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं शन का आधा फीस लगेगा मात्र 80 रुपये, यानी डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर से हम ये पकड़ लेंगे कि ये वाला भी, डॉक्टर से हम ये पकड़ लेंगे कि ये जो आ वाला आगत वाला है, आगत आ जाएगा। और डॉक्टर कह रहे हैं कि सन का आधा फीस, यानी कि सन का आधा फीस यानी कि अर्ध संवृत्त हो जाएगा। ठीक, और मात्र 80 रुपये लगेगा यानी 80 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा ना, हम कोडिंग कर दिए, अब आप फट से इसे दिमाग में से कर लोगे कि 8 नंबर पे ए आता है और 0 नंबर पे ओ आता है, तो इस तरीके से आपको अर्ध संवृत्त स्वर भी याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। विवृत स्वर, विवृत स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है, अर्थात सबसे ज्यादा खुलता है, विवृत स्वर कहलाते हैं। तो दोस्तों विवृत, जैसा कि नाम से शब्दों से पता चल रहा है, विवृत यानी कि पूरा खुला हुआ मुंह। ठीक, एकदम पूरा खुला हुआ मुंह। जब हम आ बोलेंगे तो देखिए, आ बोलकर आप चेक करिए, आ, इसमें पूरा मुंह ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, तो विवृत स्वर में सिर्फ एक ही है, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम बोलेंगे आ बोलेंगे तो पूरा विवृत यानी पूरा मुंह खुल जाएगा। तो इस तरीके से हमें विवृत स्वर भी याद हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अर्ध विवृत स्वर पे। चौथा नंबर है अर्ध विवृत स्वर, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख विवृत स्वरों की तुलना में आधा और अर्ध संवृत्त स्वरों की तुलना में ज्यादा खुला सा रहता है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा?
आ जाएगा, ए आ जाएगा, औ आ जाएगा। ठीक, अब इसका कोडिंग क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे होता है और अ जो होता है 9 नंबर पे होता है, औ जो होता है 11 नंबर पे होता है। तो 11 को हम जैसा कि 1 बताए हैं। तो आपको बस क्या याद रखना है, ट्रिक ये है कि 191 रुपये में आधा बीबी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हंसी मजाक के तौर पर बस ट्रिक बताया जा रहा है, अन्यथा में नहीं लेना है। यानी 191 रुपये में आपको सिर्फ आधा बीबी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, आधा बीबी मतलब अर्ध विवृत, आधा बीबी मतलब अर्ध विवृत। और यानी कितने रुपए में मिलेगी, 191 रुपये में आपको आधा बीबी मिलेगी। अब बाकी तो भाई समझ ही रहे हो, शादी वादी करोगे तो 4-5 लाख खर्च होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नासिक के आधार पर लास्ट 5वां नंबर है, नासिक के आधार पर कितने होते हैं, नासिक के आधार पर 2 होते हैं। ठीक, और एक होता है निर्नुनासिक स्वर और एक होता है अनुनासिक स्वर। तो निर मतलब जैसा कि आपको शब्दों से पता चल रहा है, निर, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निर्धन अनुनासिक हो जाएगा। तो निर से हो जाएगा रहित और अनुनासिक मतलब नासिका, यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ निर्नुनासिक कहलाती हैं और मुख और नासिक दोनों से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको निर्नुनासिक में सभी स्वर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर निर्नुनासिक में सभी स्वर आ जाते हैं, यानी सभी स्वर जितना भी स्वर है, जितना भी स्वर है सब आप बोलेंगे तो सिर्फ मुख से उच्चारित होगा। और ये मतलब कि इसमें नासिका का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। अ आ ई देखिए, तो सिर्फ मुंह का प्रयोग हो रहा है, नासिका का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अनुनासिक देख लेते हैं दोस्तों। अनुनासिक यानी कि कामता प्रसाद गुरु ने अनुनासिक को सानुनासिक भी कहा है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रख लेना है, किसने कहा है, कामता प्रसाद गुरु ने। अनुनासिक को कामता प्रसाद गुरु ने सानुनासिक भी कहा है। और अनुनासिक किसे कहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ अनुनासिक कहलाती हैं। यानी हम जब बोलेंगे तो मुख से भी बोलेंगे और अपने नाक से भी बोलेंगे, यानी नासिका से भी बोलेंगे। जैसे बोलिए, जैसे आप अ ई को ही देखिए, यहाँ पर अ ई में चंद्रबिंदी हमने लगा दिया तो ये नासिका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी 2 रखे हैं, इसको देखिए। जैसे हम बोलेंगे ईंट, ईंट, और यहाँ बोलेंगे ईंधन, तो ईंधन, ईंट और ईंधन। ठीक, तो यहाँ पे आप जैसे आप बोल कर चेक करेंगे ना, जैसे आप बोलेंगे ईंट, तो ईंट में आपको मुख से भी बोलना पड़ रहा है और नोज का भी प्रयोग होगा। ये आप ट्राई करके चेक करिए, अपने खुद से बोल कर देखिए ईंट। और ईंधन बोलेंगे, जब ईंधन बोलेंगे सिर्फ मुख से बोलेंगे। ठीक, यानी जब आप ईंधन बोलेंगे ट्राई करिए ईंधन और ईंट। ईंट में देखिए हम भी बोल रहे हैं, हमारे भी नोज से गूंज आ रहा है। ठीक, ईंट। ठीक, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा है, और ईंधन बोलने पर सिर्फ मुख का प्रयोग हो रहा है। तो ईंट क्या हो जाएगा, ये चंद्रबिंदु वाला हो जाएगा। यानी जितने भी चंद्रबिंदु वाले हो जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। और जो सिर्फ अनुस्वार वाले होते हैं, जो सिर्फ अनुस्वार वाले होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो निर्नुनासिक हो जाएंगे। यानी इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा, मुख का प्रयोग होगा। और जो चंद्रबिंदु वाले हो जाएंगे इसमें मुख के साथ साथ नासिका का भी प्रयोग हो रहा है और ये अनुनासिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने एक एग्जाम्पल भी ले लिया। जो चंद्रबिंदु वाले होते हैं वो अनुनासिक होते हैं, और जो अनुस्वार वाले होते हैं वो क्या होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं। बस इतना भी आप याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। बाकी आप वह हिंदी वर्णमाला में आप ज़्यादातर क्वेश्चन, यदि आपको ट्रिक भी नहीं याद आए, कुछ भी नहीं याद आए, तो आप बोल कर भी अगर चेक करेंगे ना तो मैक्सिमम जो है आंसर सही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण देख लिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, तो 8 भागों में। ठीक, तो पहला हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन। ठीक, और दूसरा हो जाएगा संघर्षी व्यंजन या ऊष्म वर्ण, जो 4 होते हैं, स ह। और तीसरा हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, जैसा कि मैंने पहले वाले क्लास में ट्रिक से बताया था कि ये गंधैली है, इसको स्पर्श करने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो छ छ जज है, नाम से भी लग रहा है ना, छी एकदम गंधैली टाइप की है, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नासिक की व्यंजन 5 होते ही हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन 2 हो जाएंगे, अड और अढ़। ठीक, अड और अढ़। उसके बाद आगे बढ़िए, संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन यानी कि यह और वह को जो आप बोलेंगे तो बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, इसलिए इसको संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। और यह और वह हो जाएगा, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। तो प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन क्या होता है, र होता है, र। इसको लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, और पार्श्विक व्यंजन ये ल होता है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर कभी प्रकंपित व्यंजन पूछेगा तो लोग
इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब कभी पूछता है ना, जैसे पूछा प्रकम्पित व्यंजन, तो लोग कभी कभी प्रकम्पित व्यंजन में ल लगा देते हैं, पारसी व्यंजन में र लगा देंगे। और कभी कभी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो कभी पूछ लेता है जब लुंठित वर्ण पूछ लेता है, जब लुंठित वर्ण पूछ लेता है तो लोग लुंठित वर्ण में ल आ रहा है, तो ऐसे इस हिसाब से लोग समझ लेते हैं कि तो लुंठित वर्ण में ल आ रहा है, इसलिए लोग इसको क्या समझ लेते हैं कि लुंठित वर्ण में ल आएगा। ठीक है, जैसे कि उसके शब्दों में ल आ रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे लुंठित वर्ण ल है। तो यहाँ पर आपको एकदम क्लियर कर लेना, जैसे प्रकम्पित, जैसे मान लो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं ट्रिक थोड़ा सा। प्रकम्पित में देखिए कैसे आपको याद रखना है। प्रकम्पित में देखिए प्र 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 में र आ रहा है ना, प्र 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 में र, यानी देखिए लास्ट में र आ रहा है ना, प्र यानी र, यानी कि प्रकम्पित में क्या हो जाएगा, र। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, तो प्रकम्पित में क्या हो जाएगा, र। अब जब आप प्रकम्पित याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक पार्श्विक, अब पार्श्विक में तो देखिए पार्श्विक में तो प में र नहीं आ रहा है, लेकिन प्रकम्पित में देखिए प्र जब आप प्रकम्पित बोलेंगे तो र यानी र आ रहा है, तो बस एक याद कर लो, उसके बाद पार्श्विक व्यंजन ल अपने आप हो जाएगा। अब बस इतना याद रखना है कि जो लुंठित वर्ण है, लुंठित वर्ण में भले से ल दिख रहा है लेकिन ल नहीं होगा, और ल नहीं होगा तो क्या होगा, र होगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है थोड़ा सा। एक भी क्वेश्चन कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, एक क्वेश्चन गलत होने से सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन गलत होने का महत्व आप लोग समझिए, आपको बस बिल्कुल भी कहीं से भी गलत करना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्शी व्यंजन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में, अभी सब इन सबको हम सब ट्रिक से बता देंगे, सब कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी स्पर्शी व्यंजन यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में विभिन्न उच्चारण अवयवों का स्पर्श किया जाता है, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्शी व्यंजन में क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण जो हैं, यानी कि 16 वर्ण हो जाएंगे टोटल। यानी प्रारंभिक इन चारों को प्रारंभिक 4 वर्ण, यानी कि इन चारों का 4 वर्ण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ण। यानी स्पर्श, कभी कभी ये पूछ लेता है कि स्पर्शी व्यंजन में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 16 वर्ण होते हैं, 16 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इसमें 16 वर्ण हो जाएंगे। तो चलिए दूसरा देखते हैं, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, तो संघर्षी व्यंजन यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है और वायु दर्पण और वायु घर्षण अथवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, संघर्षी व्यंजन कहलाती है। और संघर्षी व्यंजन में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि संघर्षी में पहली बात तो, और इसको उसमें व्यंजन भी कहते हैं, यानी स स स ह 4 हो जाएंगे, स स स ह। और ऐसे भी याद रख लेंगे, संघर्षी में स आ रहा है, संघर्षी में स आ रहा है, तो इसलिए स से पूरा स वाला ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक से भी याद कर लेंगे। बाकी ये 4 होते हैं, और संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें उष्म वर्ण भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्पर्श संघर्षी यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है, च छ ज झ, जैसा कि मैंने ट्रिक से बताया था। ट्रिक क्या था, क्या बताया था मैंने, तो ट्रिक मैंने क्या बताया था, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो आइए, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या है, स्पर्श व्यंजन। आप लोग को याद होगा स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने थे, 25 थे। ठीक, स्पर्श व्यंजन 25 थे, और उसके बाद इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। ठीक, और एक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और एक हो गया था 4, और एक हो गया था 5। 5 क्या था, पंचम वर्ण था। ठीक, और ये स्पर्श व्यंजन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पर्शी, यानी जैसा मैंने बताया था स्पर्श में बस एक मात्रा लगा के लड़की बना दो, स्पर्श है लड़का है, स्पर्शी बना दो, स्पर्शी बना दोगे एक मात्रा लगा के, तो ये हो जाएगा स्पर्शी व्यंजन, यानी अब ये लड़की हो गई। अब इस लड़की में कुछ पल के लिए हमें ये सोचना है कि ये वाली ग्रुप भी इसी में थी, लेकिन ये थी गंधैली, च छ ज झ, यानी एकदम छ टाइप की लग रही है ना, एकदम गंधैली टाइप की, तो गंधैली थी। और ये लोग साफ सुथरे थे, तो इन्होंने इनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक, अब इनको फिर से इधर जाने के लिए, गंधैली हैं तो भाई इनको स्पर्श करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्पर्श संघर्षी हो जाएगी। ठीक,
तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो इस पर संघर्षी में च छ ज झ आ जाएगा और ये 4 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद हो गया होगा आपको और उम्मीद है कि ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अब नासिक की व्यंजन देख लेते हैं, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है, नासिक की व्यंजन कहलाते हैं। और नासिक की व्यंजन में अंगा इण नम आ जाएगा और प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण, यानी कि इसलिए इसे पंचम वर्ण भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का ये 5वां वर्ग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन जैसा कि शब्दों से पता चल रहा है, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा ऐसा महसूस कराती है जैसे उन्हें फेंक रही हो, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाती है। और उत्क्षिप्त व्यंजन का जैसे जब आप इसको बोलेंगे अड और अड, ऐसा लग रहा है ना कि जैसे फेंक रहा हो, फेंक रही हो, ठीक, अड अड फेंक रही हो जैसे लग रहा है, ठीक, तो इसीलिए इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ताड़न जात, इन्हें ताड़न जात द्विगुण द्विपृष्ठ भी कहते हैं, यानी इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, द्विपृष्ठ भी कहते हैं। और द्विगुण क्यों कहते हैं, क्योंकि द्विगुण यानी कि 2 गुना समय लगता है, इसलिए इसको द्विगुण कहते हैं। और जाति से निकलना, यानी कि इसको जाति से निकाल दिया गया है, यानी जो हमारा जो क ख ग घ वाली जाति है मान लो, उससे इसको क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है ना, तो इसलिए इसको ताड़न जात भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी का क्रम, ये क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी हिंदी का क्रम, जैसा कि आप लोग को याद होगा य र ल व, लेकिन संस्कृत का क्रम क्या है, उल्टा है थोड़ा सा, य व र ल, ठीक, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब प्रकंपित व्यंजन देखते हैं। प्रकंपित व्यंजन यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, ठीक, यानी जब आप र बोलेंगे ना, र र र र, ठीक, तो जिह्वा ऐसे 2-3 बार कंपन कर रहा है ना, आप बोल कर देखिए, चेक करिए, र जब आप बोलेंगे तो र र कंपन कर रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रकंपित व्यंजन बोलेंगे, ठीक। और इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण करते वक्त ऐसा लगता है जैसे लुढ़क रहा हो। जब आप र बोलेंगे, र यानी ऐसे लग रहा है कि इसे लुढ़क के इसे बाहर ही गिर जाएगा, ठीक, ऐसा लग रहा है ना, तो इसीलिए इसको लुंठित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बोल कर ट्राई करिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन यानी पार्श्व, पार्श्विक का मतलब पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है क्या बोलते हैं, पास, पार्श्व मतलब होता है पास, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास से निकल जाता है, पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक, यानी कि जैसे देखो, वे जब आप ल बोलेंगे ल, तो वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा मसूड़ों को छूती है, ठीक, और हवा का प्रमुख वेग जिह्वा के आसपास से निकल जाता है। ल जब आप ल बोलेंगे तो ये मसूड़ों को छुएगा, आप बोलकर ट्राई करिए ल, ठीक, मसूड़ों को छुएगा और साइड से इस साइड और इस साइड से इसे हवा निकलेगा, ठीक है, ऐसे सामने से हवा नहीं निकलेगा, यानी इस साइड से निकलेगा इस साइड से, ठीक। तो जब आप ल बोलेंगे ल तो मसूड़ों से टच होगा। ठीक है दोस्तों, बोलकर ट्राई करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन में, और इसे वर्तस्य वर्ण भी कहते हैं, इसे वर्तस्य वर्ण भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर पे क्या हो जाएगा, संघर्षहीन व्यंजन, यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता, संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। सिंपल है, शब्दों से पता चल रहा है। और संघर्षहीन वर्ण कौन से हो जाएंगे, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। स्वरों से मिलता जुलता होने के कारण इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो स्वरों से मिलता जुलता होने के कारण, स्वरों से मिलता जुलता होने के कारण इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग और आधार पर देख लेते हैं, जैसे कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे कि अघोष हो जाएगा सघोष, या सघोष को घोष भी बोलते हैं, तो अघोष हो जाएगा सघोष या घोष हो जाएगा। अघोष का हम अधन घोष हो जाएगा, और अ मतलब नहीं होता है, और घोष मतलब गूंज या नाद या कंपन, यानी सिंपल शब्दों से ही पता चल रहा है कि जिसमें गूंज नाद या कंपन नहीं हो वो अघोष हो जाएगा, और जिसमें हो वो सघोष हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, इसको भी अभी देखना। ये सब क्वेश्चन में क्या होता है ना, इतना लोग कंफ्यूज होते हैं ना दोस्तों, कि पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। हम ट्रिक से आपको सब कुछ याद करा देंगे, ठीक, एकदम जहन में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अघोष, अघोष यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज या नाद या कंपन नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं, और इनकी संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, अभी हम परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद दोनों को साथ में ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अघोष हो गया सघोष वर्ण,
यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज, नाद या कंपन पैदा होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या कितना होता है? 31 होता है। और अघोष का कितना होता है? उल्टा होता है, यानी कि उसका 13 होता है। अब बस आपको उसका याद रख लेना, 13 उसका होता है, तो इसका बस सघोष में उल्टा कर देना, 31 हो जाएगा इसका। ठीक, ये हो जाएगा ट्रिक। अब चलिए, अब हम लोग इसको याद करते हैं कि अघोष में क्या आता है और सघोष में आता है। इसको हम ट्रिक से देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। और 11 एक क्या है? विषम संख्या है। ठीक, तो 11 एक क्या है? विषम संख्या। यानी कि जब हम लोग अघोष, ठीक, अघोष जैसे शब्दों को पकड़ना है दोस्तों। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या हमने ट्रिक लगाया कि 12 रुपए घूस नहीं लोगे, यानी जब आपको अघोष मतलब कि अघोष यानी कि घूस नहीं लोगे ना, और सघोष यानी घूस ले लोगे, सघोष यानी कि घूस ले लोगे, ऐसे हमको याद रखना है। और अघोष यानी कि घूस को हमने घूस बना लिया है। ठीक, जो घूस पैसा वैसा जो घूस लेते हैं लोग, तो उस तरीके से आप अघोष यानी कि आप घूस नहीं लोगे, और सघोष यानी कि घूस ले लोगे। और कब आप घूस नहीं लोगे? जब आपको कोई 12 रुपए घूस देगा, जब आपको कोई 12 रुपए घूस देगा, सिर्फ 12 रुपए, तो जब आपको कोई 12 रुपए घूस देगा तो क्या आप घूस लोगे? नहीं लोगे ना। लेकिन यदि आपको कोई 345 रुपए घूस दे दे, यदि आपको कोई 345 रुपए घूस दे, तब आप ले लोगे, क्योंकि ये उस 12 रुपए का अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसे ही समझना है। यानी हमको ये याद रखना है कि 12 रुपए कोई घूस देगा तो हम पक्का नहीं लेंगे, और लेंगे ही क्या? नहीं लेंगे भाई। और 345 रुपए घूस देगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, यानी कोई ज़्यादा घूस देगा तो हम ले लेंगे। लेकिन ये सिर्फ याद करने के नज़रिए से है दोस्तों, इसको रियल लाइफ में फॉलो नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, बस याद होना चाहिए किसी भी तरीके से, बस हो जाए, बस हम लोग के जहन में बैठ जाए, ज़िंदगी में कभी भूले ना, बस उस नज़रिए से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे दिमाग में आएगा, जैसे ही सब तुम्हारे पास आएगा अघोष, तो अघोष से तुरंत आप पकड़ लोगे, अघोष यानी घूस नहीं लेंगे। यानी अगर हमारे जो हमको 12 रुपए देगा तो हम घूस नहीं लेंगे, अगर कोई हमको 345 रुपए देगा तो हम घूस ले लेंगे। यानी कि पहला अक्षर और दूसरा, यानी कि जो हम लोग का क ख ग घ अंगा होता है ना, एक से लेकर 5 तक, तो उसमें का पहला और दूसरा यानी क और ख। ठीक, यानी पहला और दूसरा ऐसे पूरे मतलब कि वर्ण का पहला दूसरा, यानी जितने पूरे वर्ण का पहला दूसरा अक्षर अघोष में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिक और याद रखना है। यहाँ 345 देखो, इसीलिए हमने इसको बताया था कि कुल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 11 जैसा कि क्या है? विषम, यानी ये कुल स्वर वहीं पर आएंगे जहाँ पर संख्या हमारा विषम आएगा। अब देखिए, 12 क्या है? सम है, 12 क्या है? सम है। और 345 क्या है? विषम है। यानी कि सभी स्वर किसमें आएंगे भाई? जब हमारा कुल स्वर ही विषम है तो विषम वाले में आ जाएगा, सभी स्वर क्या हो जाएंगे? विषम वाले में आ जाएंगे, यानी 345 वाले में अपने आप आ जाएंगे। तो आपको इसको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि 11 स्वर होते हैं, विषम होते हैं, यानी कि 345 रुपए में हम क्या, कोई हमें देगा तो हम घूस ले लेंगे। तो 345 क्या है? विषम है, और इसलिए विषम है तो सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। और एक ट्रिक और बचा, एक ये है कि देखो, सघोष में स आ रहा है ना, जब इसमें स आ रहा है तो इसमें स नहीं आएगा। ठीक, तो स किसमें आएगा? स वाला इसमें आ जाएगा, तीनों स किसमें आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे। तो जैसा कि इसमें सघोष में स आ रहा है, तो इसलिए स वाला जितना तीन के तीनों स, अब स तो इसमें शब्दों में स है ना, जब शब्दों में स है तो हम यहाँ पर शब्द में यहाँ पर स नहीं लाएंगे, तो इसलिए स कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। और तीनों स यहाँ चला गया तो बचा क्या? ख बचा है। और जहाँ पर अगर स जिस साइड स रहेगा उस साइड य र ल व नहीं रहेगा। ठीक, यानी कि य र ल व दूसरे साइड रहेगा हमेशा, चाहे अल्प प्राण हो चाहे महाप्राण। ये जो ट्रिक हम बता रहे हैं सभी जगह एक ही सेम काम करेगा। ठीक है, यानी जहाँ पर स रहेगा वहाँ पर य र ल व नहीं रहेगा। यानी अगर हम पकड़ लिए कि सघोष में स है, यानी स जो है सघोष में नहीं आएगा, यानी कि अघोष में आएगा। जब अघोष में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक य र ल व इस वाले में आ जाएगा, और इसमें स है तो यहाँ पर ह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ट्रिक से याद करना है। ट्रिक क्या है? तो दोस्तों इस प्रकार आपको अघोष और सघोष दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, अघोष में यानी घूस नहीं लेंगे, 12 रुपए कोई देगा घूस नहीं लेंगे, और सघोष में 345 रुपए कोई देगा तो घूस ले लेंगे। और 345 एक विषम संख्या है, विषम है तो विषम में सभी स्वर आ जाएंगे, और 12 सम है तो इसमें सभी स्वर नहीं आएंगे। और सघोष में स है तो स इसमें नहीं आएगा, तो इस वाले में आ जाएगा स। ठीक, और उसके बाद जब स इसमें आ गया तो य र ल व इसमें आ जाएगा, और इसमें है नहीं आएगा, ये बस इतना याद रखना, इसमें है नहीं आएगा तो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। और यदि ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों तो लाइक कर दिया करो दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राण वायु या श्वास के आधार पर। ठीक है दोस्तों,
अब प्राण वायु या श्वास के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसा कि अल्प मतलब कम और महाप्राण यानी कि ज़्यादा, यानी कि जहाँ पर कम वायु और जहाँ पर ज़्यादा वायु लगे वो महाप्राण हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। ठीक, और इसकी संख्या कितना होता है? 30 होता है। ये आपको याद रख लेना, कभी कभी पूछता, जल्दी नहीं पूछता। और महाप्राण, तो चलिए दोस्तों महाप्राण देखते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण की संख्या कितना होता है? 14 होता है और इसका 30 होता है। ठीक, याद रखना है। अब चलिए दोस्तों इसको हम ट्रिक्स याद करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ परिभाषा देखा है, और सेम ट्रिक सघोष अघोष वाला जैसा ही ट्रिक है। तो सेम सघोष अघोष के जैसा ही ट्रिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक, देखिए क्या है कि महाप्राण, सबसे पहले हम महाप्राण को देखते हैं। महाप्राण यानी महान लोग जो होते हैं। महाप्राण यानी महान लोग, यानी महाप्राण यानी महान लोग। ठीक, महान लोग जो होते हैं ना वो 24 घंटा काम करते हैं। ठीक, ऐसे थोड़ी ना महान बनते हैं। आप भी 24 घंटा काम करेंगे तो आप भी महान बन जाएंगे। तो महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। ठीक, बस आपको यही पकड़ना है, शब्दों से पकड़ना है। यानी महान लोग जो होते हैं ना, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो महान लोग 24 घंटा काम करते हैं। ठीक, इसलिए वो महान है। तो 24 मतलब कि जो हिंदी वर्णमाला का जो दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर है वो महाप्राण में आ जाएगा। और जब 2 4 यहाँ पर आ गया तो बचा कौन? 1 3 5 बचा। 1 3 5 यानी 135। चाहे तो आप बस महाप्राण को याद कर लो, उसके बाद यहाँ पर 1 3 5 बचेगा। चाहे तो इसको भी आप 135 ऐसे याद कर लो, 135 अल्प प्राण में। ठीक, तो इस तरीके से महान लोग 24 घंटा काम करते हैं तो 24 हो जाएगा। ठीक, यानी दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर हो जाएगा। और जैसा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर महान में क्या आ रहा है? महान में है आ रहा है ना, है। देखो है आ रहा है ना, है पकड़ो, है से। यानी जो है वाले जो ग्रुप था, है वाला ग्रुप कौन सा था? से है वाला जो ग्रुप था वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, महाप्राण में है पकड़ेंगे, है से है वाला ग्रुप इसमें आ जाएगा। और जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि जब से है इसमें आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो यह अलग है इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने सम और विषम बताया था कि सभी स्वर जो है 11 होते हैं और 11 क्या होते हैं? विषम होते हैं। तो विषम कौन सा है? ये तो 24 तो सम है, यानी सभी स्वर जो है इसमें नहीं आएगा। सभी स्वर किसमें आएगा? ये विषम है ना, 135। तो सभी स्वर क्या आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे ना। ये विषम है ना, 135 क्या है? विषम है, तो सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष सभी का सब बस एक ही ट्रिक है। ठीक, यानी अगर विषम है तो जिसमें विषम है तो वो सभी स्वर उसमें आ जाएंगे, और यदि जिसमें स है तो उसमें यर अलावा नहीं आएगा, यर अलावा उसमें हो जाएगा। ठीक, और इसमें देखो सघोष में स था तो इसलिए स वाले को हमने सघोष में न रख के अघोष में रख दिया, और बचा है को सघोष में रखा था। और यहाँ पर हम है से पकड़ लेंगे, यहाँ पर है तो है से हम है वाला ग्रुप को इसमें रख लेंगे, तो बाकी बचा इसमें आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण चारों एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बहुत पूछता है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया कि ख दे दिया, मान लो अब इसको बताओ ये क्या है? चारों में बताओ क्या ये अघोष है? अब क्या ये ख अघोष है? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, चारों बताना है। सबसे पहले आप अघोष यानी 12 रुपये। ठीक, 12 रुपये, 12 में यानी कि पहला और दूसरा, यानी 12 रुपये कोई देगा तो हम घूस नहीं लेंगे। ठीक, यानी पहला और दूसरा यानी क और ख यानी कि अघोष तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सघोष। अब सघोष में क्या हो जाएगा? सघोष यानी कोई क्या बोलते हैं 345 रुपये देगा तो आप घूस ले लोगे। क्या तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे आ रहा है? यानी ये क्या हो जाएगा? सघोष नहीं होगा। ठीक, अब अल्प प्राण देखते हैं। अल्प प्राण में यानी कि 1 3 5। ठीक, 1 3 5 में क्या हो जाएगा? 1 और 3 5 में आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये अल्प प्राण भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब महाप्राण यानी कि महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, यानी दूसरे और चौथे दूसरे नंबर पे है, यानी ये महाप्राण हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है दोस्तों, इसको याद करते हैं। इसको भी हम पूरा आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, दंतोष्ठ, कंठ, ओष्ठ, वर्ण, वर्तस्य यानी कि वर्तस्य को ही मसूड़ा कहते हैं, और कंठ, तालु, काकल्य, अलिजिह्वा, यानी टोटल 11 होते हैं। लेकिन यदि एग्जाम में आया क्वेश्चन ये कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, तो हमें 8 आंसर लगाना है। ठीक, 11 नहीं लगाना है।
11 होते हैं टोटल, लेकिन सही मायने में 8 ही लगाना है। यदि 8 ऑप्शन में ना दिखे तब हमको 11 लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से 11 होते हैं? कंठ होते हैं, तालु, मूर्धा, दंत ओष्ठ, नासिक दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, वर्तस्य, कंठ तालु, काकल्या, अली जिह्वा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो शामिल जो है वो है वर्ण है, उनको तो बिल्कुल याद ही करना है। उसके लिए तो हमारे पास ट्रिक मैंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले देखिए कंठ हमें कैसे याद रखना है। ठीक देखिए कंठ में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, पहले आ हो जाएगा कंठ, फिर तालु। ऐसे पहली बात तो हमें क्रम से याद रखना है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक, इतना 4 तो याद ही रखना है ना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक, ऐसे क्रम से हमको रट लेना है, 4-5 बार बोल के कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक, उसके बाद क्रम से याद कर ली तो सबसे पहले आ आता है, तो आ जाएगा कंठ में। ठीक, फिर आता है ई आता है, फिर ई आ जाएगा तालु में। ठीक, उसके बाद मूर्धा में कुछ नहीं आएगा। ठीक, मूर्धा में कुछ नहीं आएगा। तो उसके बाद हमने जैसा कि क्रम से याद कर लिया, यानी कंठ में आ जाएगा और तालु में ई आ जाएगा, और उसके बाद जो उ आता है उ। अब उ क्या होता है? ओष्ठ होता है ना, जब हम बोलते हैं उ यानी हमारा ओष्ठ जो हो, ओष्ठ जो है गोल हो जा रहा है ना, उ यानी ओठ पे निर्भर है, तो उ क्या हो जाएगा? ओष्ठ वाले में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? री आएगा, तो री मूर्धा में आ जाएगा। यानी ऐसे याद रखना, देखिए कंठ में आ जाएगा और तालु में ई आ जाएगा, फिर उ आएगा, उ आता है, लेकिन वो तो ओष्ठ में जाएगा, सीधा सा पता चल रहा है, आप बोलेंगे तो भी पता लगेगा कि ओठ वाले में ही जाएगा। ठीक, तो ओष्ठ में चला जाएगा, तो उसके बाद उ के बाद री आता है, तो री मूर्धा में चला जाएगा, और उसके बाद दंत में कुछ भी नहीं रहता। ठीक, दंत में कुछ भी नहीं रहता। ठीक, पहली बात। अब ये हो गया स्वर से रिलेटेड। अब उसके बाद देखो और हमारे पास ट्रिक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कंठ में क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है हो जाएगा, उसके बाद विसर्ग हो जाएगा। ठीक, यानी इतना चीज कंठ में हमें याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कभी दे देगा कि है किस में आता है, ऑप्शन में दे देगा तालु मूर्धा कंठ, तो आप कंठ मारेंगे। ठीक है, कभी विसर्ग दे देगा, तो ऐसे ही विसर्ग दे देगा, पूछेगा किसमें आता है, तो आपको कंठ मारना है। ठीक, दे देगा, आ दे देगा, तो कंठ मारना है। ठीक, यानी आ और है और विसर्ग। ठीक, इसका ट्रिक हमने बना दिया, विसर्ग से ही हमने ट्रिक बना दिया। जैसे क्या होता है, विसर्ग इसी में है, कंठ वाले में है, तो विसर्ग की जगह पे हमने क्या लिख लिया? बिहग लिख दिया। ठीक, बिहग, तो बी से क्या हो जाएगा? विसर्ग। ठीक, ह से क्या हो जाएगा? है, और ग से क्या हो जाएगा? ग, कंठ वाले वर्ण में आता है ना, कंठ तालु कंठ में आता है ना, क ग कंठ में आएगा, तो इस तरीके से ग से क्या हो जाएगा? यानी बिहग से क्या हो जाएगा? बी से विसर्ग आ जाएगा कंठ में। तो इस तरीके से कंठ का ट्रिक क्या हो जाएगा? विहग। हमको याद रखना है कंठ का ट्रिक विहग। ग कैसे हम पकड़ेंगे कि ये कंठ का ट्रिक है, तो ग क्या है? कंठ वाले में आता है ना, क ख ग घ कंठ वाले में आएगा, तो यानी ग से हम पकड़ लेंगे, यानी कि कंठ में है, तो इसलिए विहग। अब वी से विसर्ग हो जाएगा, ह से है हो जाएगा, और ग से कंठ वाला वर्ग हो जाएगा, यानी पूरा कंठ वाला वर्ग आ जाएगा इसमें। ठीक, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिक अच्छी लग रही होगी आप लोग को। और अब देखिए कंठ हो गया याद, अब आ जाओ तालु। ठीक, तालु में कैसे याद करेंगे? तालु में जैसा कि हमने बताया, पहले क्रम से याद रखो, फिर ई आ जाएगा तालु में। ठीक, उसके बाद च वर्ग इसमें आ जाएगा, फिर यह आ जाएगा और स आ जाएगा। ठीक, तो ये वर्ग जो है, कंठ वाला में क वर्ग आ जाएगा, तालु वाले में च वर्ग आ जाएगा, मूर्धा वाले में ट वर्ग आ जाएगा, दंत वाले में त वर्ग आ जाएगा। इसको भी क्रम से आप याद कर लेंगे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब बाकी बचा कौन सा? य और यस, स। यानी इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक ये हो जाएगा ना कि जैसे कि साया। ठीक, अन्यथा में नहीं लेना, जो साया होता है वो मतलब ताल में धुल रहे हैं। ठीक, ताल जो तालाब होता है, ताल यानी तालाब होता है, ताल यानी तालु, ताल यानी तालाब होता है, ताल से हम तालु याद कर लेंगे, यानी कि ताल साया जो है ताल में धुल रहे हैं। ठीक, धुल रहे हैं, तो स से स हो जाएगा और य से यह हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स और यह याद हो गया। अब बाकी इसको तो क्रम से याद ही रखना है कि पहले में क वर्ग, दूसरे में च वर्ग, तीसरे में ट वर्ग, और चौथे में त वर्ग, पांचवें में प वर्ग। ठीक, ऐसे क्रम से इसको याद रखना है। ठीक, उसके बाद ये तालु भी याद हो जाएगा फिर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग याद करते हैं मूर्धा। मूर्धा में क्या क्या आता है? री आता है, ट वर्ग आता है, र आता है, स आता है। तो जैसा कि मूर्धा यानी कि ऋषि, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? ऋषि मूर्धा में
यानी कि ऋषि जो है मुर्दा को भी जिंदा कर दें। ठीक है, ऐसा ट्रिक हमें याद रखना है कि ऋषि जो हैं मुर्दा को भी जिंदा कर दें। भाई जो ऋषि मुनि होते हैं वो मुर्दा को भी क्या कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। और री से क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, और री से र भी हम समझ लेंगे कि इसमें र भी है, और उसके बाद स से क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो इस तरीके से री और र और स याद हो गया। बाकी ये वाला तो क्रम आपको याद ही रखना है कि ऐसे क्रम से चला आएगा। ठीक, उसके बाद आ जाओ दंत। दंत में त वर्ग हो गया, त वर्ग तो आपको याद ही रखना है, क्रम से वो आ जाएगा। उसके इसमें ल आएगा, स आएगा। ठीक, इसको कैसे याद रखना है कि ट्रिक क्या है, फटा था यानी कि कोई भी चीज़ था वो फटा था, दांत से सिल दिए। ठीक, क्या कर दी, कोई भी चीज़ दंत मतलब दांत, दंत मतलब दांत। ठीक, यानी कोई भी चीज़ था दांत से फटा था, दांत से क्या कर दिए, सिल दिए। ठीक, दांत से क्या कर दिए, सिल दिए। जब सिल दिए तो स से स हो जाएगा, और ल से क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो इस तरीके से स और ल याद हो जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लो क्वेश्चन दे देगा सवर्ण किस में आता है। ठीक, तो ऑप्शन में दे देगा दंत दे देगा, ओष्ठ दे देगा, ये दे देगा। तो आपको अगर ट्रिक नहीं याद करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो वाला सा उसमें कर देंगे, ये वाला सा इसमें कर देंगे, कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस ट्रिक इतना ही याद रखना है, 2-3 वर्ड का ट्रिक याद रखना है, बाकी तो सब क्रम से ही याद हो जाएगा। तो इस प्रकार अब आ जाओ होस्ट ओष्ठ। ओष्ठ में जाके जैसा कि ऊ बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है ना कि हम ओठ से बोल रहे हैं, तो ऊ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, और प वर्ग हो जाएगा। इसमें तो कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं। और नासिक में पंचम वर्ण होता ही है। ठीक, उसके बाद वर्तस्य को याद करते हैं। ये वर्तस्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इंपॉर्टेंट समझना है, ये एग्जाम में पूछता है बहुत। तो वर्तस्य को कैसे, वर्तस्य में सबसे पहले ये देखो क्या क्या आता है, र आता है। ठीक, र आता है वर्तस्य में, न आता है, ल आता है, स आता है, ज आता है। ठीक, और इसका ट्रिक क्या है, वर्तस्य को हम वर बोलेंगे, वर जो शादी वादी वाले वर होते हैं। ठीक, वर बोलेंगे ना, वर बोलेंगे, वर्तस्य यानी वर। यानी कि अब ट्रिक क्या हो जाएगा, वर के लिए नल से रस जा रहा है। ठीक, वर के लिए नल से क्या जा रहा है, रस जा रहा है। वर के लिए नल से रस जा रहा है, और ये रहा है को हम काट देंगे। ठीक, यानी कि वर के लिए नल से रस जा रहा है, तो वर के लिए नल से रस जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा सा गला बहुत ज़्यादा खराब हो गया, ठंडा पानी पी लिए थे, गले में एकदम खिचखिच है, इसलिए थोड़ा ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर के लिए नल से रस जा रहा है। ठीक, तो जब कभी भी आप भी वर बनेंगे तो आपके लिए भी नल से रस जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको ट्रिक से याद रखना है। ठीक, न से न हो जाएगा, ल से ल हो जाएगा, से स हो जाएगा, र से र हो जाएगा, स से स हो जाएगा, और जा से ज हो जाएगा। यानी कि स 2 बार आ गया, तो हमको 2 बार से क्या मतलब है, स मतलब ये वाला स है, बस एक ही बार समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। कंठ तालु, कंठ तालु में ए और ए आता है। ठीक, अब इसको कैसे याद रखेंगे, ए और ए, जैसा कि यहाँ पर आपको पता होगा अ और आ या आ और ई या ई मिलके तो ही ई या ई मिलके ही तो ए या ए बनता है ना। तो इस तरीके से आपको कंठ तालु आपको ऐसे ही पकड़ लेना है, यानी कि एक अ या आ कंठ वाला है, ई या ई तालु है, और अ या आ या ई मिलके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ में जैसा कि अ या आ और उ या उ मिलके तो क्या बोलते हैं, उ या उ क्या है, ओष्ठ है, उ या उ ओष्ठ में आता है, और अ या आ कंठ में आता है। ठीक, तो इस तरीके से कंठ और ओष्ठ दोनों मिलके यानी कि अ या आ उ या उ मिलके ओ बनता है। ठीक, तो इस तरीके से कंठ ओष्ठ हो जाएगा, तो इसको भी आप ऐसे ही याद कर लोगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण, यानी कि संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण कभी कभी पूछ लेता है, 5 है। ठीक है, संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण है ए ओ और वह को भी संयुक्त उच्चारण वाले वर्ण में शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से संयुक्त उच्चारण स्थान वाले वर्ण कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कोमल तालव्य वर्ण, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, कोमल तालव्य वर्ण। कोमल तालव्य वर्ण कितने होते हैं, सबसे पहले कोमल, यानी कि कैसे याद रखेंगे, कोमल 3, यानी 3 होते हैं। ठीक, कोमल तालव्य वर्ण कितने होते हैं, 3 होते हैं। अ होता है, आ होता है, और एक जो अंग्रेजी वाला आ आगत वाला है वो होता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाओ 10वें नंबर पे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा, वह दंतोष्ठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दंतोष्ठ में क्या आता है, वह आता है, यानी कि ये वह जो है ये दंतोष्ठ में क्यों आता है ये आपको समझना है। ठीक है, यानी कि जब आप वह बोलेंगे ना, बोलिए आप वह बोलिए, जब आप वह बोलेंगे ना तो आपका जो ऊपर वाला दांत है, ठीक, वह जो ऊपर वाला दांत है वो नीचे वाले होंठ से टच होगा। ठीक, आप बोलकर चेक करिए, जब आप वह बोलेंगे तो ऊपर वाला जो दांत है नीचे वाले होंठ से टच होगा। ठीक, इसीलिए दांत और होंठ मिलके दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। ठीक, आप बोलकर ट्राई करिए, वह यानी ऊपर वाला दांत जो है नीचे वाले होंठ से टच हो रहा है ना,
बोलकर चेक करना है। वर्णमाला में आपको ज़्यादातर बोलकर ही चेक करेंगे तो वैसे भी आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट बचा है 11वां नंबर। क्या है? 11 नंबर है काकल या अली जिह्वा। तो काकल या अली जिह्वा में है आता है। ठीक है, क्या आता है आता है, काकल या अली जिह्वा में है आता है। ये है क्या है, देखो ये कहाँ आता है कंठ में भी तो है ना। विहग से ट्रिक याद किए थे, विहग, विहग यानी बी से विसर्ग था, है से है हो जाएगा, और ग से यानी कि क ख ग घ वाला वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये है कंठ में भी है, और ये काकल्य को, इसको है को काकल्य भी बोलते हैं और अली जिह्वा भी बोलते हैं। यानी 3 जगह आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, यानी अगर कभी पूछ लिया कि काकल्य वर्ण कौन सा है तो है, अली जिह्वा वर्ण कौन सा है, कंठ, कंठ से बोलने जाने वाला वर्ण कौन सा है, ऑप्शन में है दे देगा। ठीक, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको एक बार हम ट्रिक रिवीजन करा देते हैं। कंठ में कैसे याद रखे थे? कंठ में देखो सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद कंठ तालु में ई आ जाएगा, फिर उसके बाद उ आता है, उ तो ओठ से बोल रहे हैं इसलिए होस्ट हो जाए, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद री हो जाएगा, फिर मूर्धा, फिर दंत में कुछ भी नहीं आता। ठीक, उसके बाद आ जाओ कंठ में क वर्ग, तालु में च वर्ग, और कंठ तालु, उसका मूर्धा में ट वर्ग, और दंत में त वर्ग, उसके बाद फिर ओष्ठ में प वर्ग। ठीक, ये वर्ग याद हो गया। उसके बाद ट्रिक क्या है, बाकी जो वर्ण है वो ट्रिक से याद हुए हैं। कंठ का ट्रिक क्या है, विहग है, वी से विसर्ग हो जाएगा कंठ में। ठीक, ह से ह हो जाएगा, और ग से क ख ग घ वाला वर्ग हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद तालु में, तालु यानी कि ताल, ताल यानी तालाब। ठीक, यानी कि ताल में क्या धुल रहे हैं, साया धुल रहे हैं। ठीक, साया क्या धुल रहे हैं, ताल में साया धुल रहे हैं, तो साया से स हो जाएगा, सा से स हो जाएगा, और य से य हो जाएगा। ठीक, यानी स और यह हो जाएगा तालु में। ठीक, उसका कंठ तालु, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा में जो है ऋषि मुनि जो होते हैं, यानी कि ऋषि क्या कर दिए, मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं। ठीक, तो ऋषि से री हो जाएगा, री से री और र हो जाएगा। ठीक, और स से स हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ऋषि हो गया। उसके बाद आ जाएगा मूर्धा के बाद दंत, दंत में दंत को दांत समझेंगे, दांत से क्या कर रहे हैं, सिल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई भी चीज़ फटा है दांत से सिल रहे हैं, तो सिल रहे हैं तो सिल से क्या हो जाएगा, स से स हो जाएगा, और ल से ल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ में तो उ आ ही जाएगा, और प वर्ग आ जाएगा। ठीक, ठीक, और एक ट्रिक और बताए थे जो वर्तस्य वाला। ठीक, वर्तस्य वाला क्या था, वर्तस्य को हम वर समझेंगे, वर यानी कि वर के लिए क्या जा रहा है, नल से रस जा रहा है। ठीक, नल से रस जा रहा है, तो न ल और र स और जा यानी ज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक, ट्रिक से, और इस ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, और जब ये आज की क्लास में आपका ये वर्णमाला जब खत्म हो जाएंगे ना, तो तब आपको जब MCQ कराएंगे 300 क्वेश्चन का, तो तब आपको एहसास होगा कि इस वीडियो का आपको एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं होगा कि जो आप न कर पाएँ, और इतना बेहतरीन तरीके से आपको जहन में बैठाया जा रहा है। बस थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से हम ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। आज की वीडियो में हम सोच रहे हैं पूरा वर्णमाला खत्म ही कर देते हैं। आप लोग बस अंत तक बने रहिएगा बस दोस्तों, और लाइक कमेंट और अपना सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि नीचे के, अब 2 क्वेश्चन हो गया, समझो इसको क्वेश्चन समझिए। ठीक, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि नीचे के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी। तो इसको आप बोलकर ही मतलब आंसर बता पाएंगे। जब आप वह बोलिए, वह बोल रहे हैं तो ऊपर वाला दांत नीचे वाले होंठ से टच हो रहा है, यानी कि वह बोलने के लिए नीचे वाले होंठ की आवश्यकता है और ऊपर वाले दांत की। ठीक, और जब आप ब बोलेंगे तो ब में दोनों होंठ की आवश्यकता है। ब में देखो, ब बोलो, दोनों होंठ टच हो रहा है ना, ब ब ब दोनों होंठ जो है टच हो रहा है, ब। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि नीचे के होंठ को काट दिया जाए। अब मान लो हमने नीचे वाला होंठ काट दिया। ठीक, तो अब आप बोलिए, अब नीचे वाला होंठ काट देंगे तो आप जब बोलेंगे ना तो आप वह बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक, वह आप बिल्कुल भी वह बोल ही नहीं सकते। ठीक, और ब भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ब में दोनों होंठ का प्रयोग हो रहा है, एक होंठ हटा दोगे तो बोल ही नहीं सकते। ठीक, और नीचे वाला होंठ काट दोगे तो, क्योंकि वह जो है वह नीचे वाले होंठ और ऊपर वाले दांत से बोला जाता है। ठीक, तो नीचे वाला होंठ जब काट दोगे तो वह भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आप दोनों बोलकर चेक कर सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नीचे वाले होंठ को ऐसा इमेजिन करो, ऐसे नीचे वाले होंठ को ऐसे पकड़ लो, उसके बाद वह बोलो, नीचे वाले होंठ को पकड़ के फिर वह बोलो। देखो बोल लेते हो, नहीं बोल पाओगे। और नीचे वाले होंठ को पकड़ के ब बोलो, ब, ठीक से नहीं निकलेगा, यानी बोल नहीं पाओगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि ऊपर के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगा। और ब जो है, ब हम बोल रहे हैं तो दोनों होंठ से टच हो रहा है, यानी ब जो है चाहे नीचे का होंठ काटो
चाहे ऊपर का काटो, ठीक। ब तो नहीं बोल पाओगे क्योंकि उसमें दोनों होठ का प्रयोग होता है, ठीक। लेकिन यदि आप ऊपर की होठ को काटेंगे तो ऊपर के होठ की जो है वह बोलने में ऊपर के होठ की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक। ऊपर का होठ पकड़ लो और वह बोलो, वह आराम से बोल लोगे, ठीक। जैसा कि हम बोल पा रहे हैं, हमने भी अभी पकड़ के ट्राई किया, आप भी ऐसा ऊपर वाला होठ पकड़ के ट्राई करेंगे तो आप बोल लेंगे। तो ये आपको चेक करना है, ठीक है दोस्तों। चेक करके कमेंट में बताइएगा, जिसने भी चेक करें, जो भी चेक करेंगे वो चेक करके कमेंट में बताइए कि आप बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, क्या ये दोनों क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। जब आप चेक करेंगे तो इसका एहसास आपको हो जाएगा। यानी कि ब जो बोलते हैं तो दोनों होठ से बोलते हैं, तो यहाँ पर चाहे ऊपर वाला होठ काटो चाहे नीचे वाला काटो, ब तो पक्का ही नहीं बोल पाओगे क्योंकि इसमें बोलने में दोनों होठ की सहायता ली जाती है। लेकिन वह जो है ना, ये नीचे वाली होठ और दांत से बोला जाता है, तो ऊपर वाले होठ की आवश्यकता ही नहीं, तो अगर आप उसको काट भी दोगे ना तब भी वह बोल लोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ड और ढ की पहचान के विशेष नियम, ठीक। ड और ढ की पहचान के विशेष नियम कितने नियम हैं? तो 5 नियम हैं। यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी, ठीक। यानी कि प्रारंभ में, जैसे देखो यहाँ पे ड प्रारंभ में है, ढ प्रारंभ में है, ढ प्रारंभ यानी प्रारंभ है ना, डमरू, ढोलक, ढपली, डोर, यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा नंबर, यदि ड और ढ से पहले अनुस्वार आ जाए तो उनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। जैसे हमने पंडा लिखा, ठीक, तो यानी ड से पहले क्या है? अनुस्वार है, ठीक। और यहाँ पर पांडाल, ठीक, ड से पहले क्या है? अनुस्वार है। और डंडा यानी ड से पहले क्या है? अनुस्वार है, ठीक। और ये यहाँ पर देखो पहले तो बिल्कुल ही बिंदी नहीं लगेगी, और अगर अनुस्वार है तो बाद में भी नहीं लगेगी, ठीक। तो इस तरीके से पंडा, पांडाल, डंडा, ठीक। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर नियम तीसरा क्या हो जाएगा? यदि ड और ढ से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए, अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती, ठीक। जैसे पंडित है, यहाँ अधूरा पंचम वर्ण है ना, यहाँ भी अधूरा पंचम वर्ण है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनके पहले अगर अधूरा पंचम वर्ण आ जाएगा तो इनके बाद जो ड और ढ आएगा उसमें बिंदी नहीं लगेगी, ठीक। चौथा नंबर देखते हैं। यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो उनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर तत्सम या संस्कृत भाषा में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे तो तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में जो है बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। जैसे सडानंद, षड आदि हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि ड और ढ का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो उनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। जैसे रोड क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लाउड, प्राउड, ठीक। यहाँ पर भी बिंदी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हमने ड और ढ का नियम भी पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं र के रूप। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है, ठीक है दोस्तों। र का रूप भी आ जाता है। तो र के कितने रूप है? 4 रूप है। एक तो पहली बात तो र हो जाएगा जो स्वर सहित व्यंजन है, ठीक। यानी ये कंप्लीट र है, आधा अधूरा वाला र नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर र से जैसे राम हो गया, राम, रहीम, ठीक। और एक हो जाएगा उड़ंतुआ र जिसे बोलते हैं, ठीक, ऊपर वाला र, उसे उड़ंतुआ र बोलते हैं। ये एकमात्र अधूरा वर्ण है। अगर र की बात करोगे तो यही एकमात्र ऐसा वर्ण है, अधूरा है, और बाकी के सभी र जो हैं पूरे हैं, ठीक। यानी कि ये वाला भी र पूरा है, ये और ठीक, और ये वाला भी र पूरा है। यानी कि एकमात्र हमको यही याद रखना है कि जो उड़ंतुआ वाला र है यही एक अधूरा है, ठीक। यानी जैसे कि मर्म, चर्म, ठीक, इसमें आधा र है, ठीक, इसमें आधा र है, इसमें आधा र है, और इसमें पूरा र है, इसमें पूरा र है, ठीक। और बाकी तीसरा नंबर क्या है? ये तीसरा नंबर गोल पैंदे वाले वर्ण या जिसमें खड़ी पाई नहीं हो के साथ हलंत किया जाता है, ठीक। हलंत किया जाता है, फिर ये वाला र जो है जोड़ा जाता है, ठीक। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे क्या है ना, जैसे ट पे हलंत लगा दिए, ठ पे हलंत लगा दिए, ड पे हलंत लगा दिए। अब हम इसी में जो ये वाला र है, ये वाला र इसमें जोड़ दिए, ये वाला र इसमें जोड़ दिए, ये वाला र इसमें जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, ठीक। इस तरीके से हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर उड़ंतुआ वाला र जो है, उड़ंतुआ वाला र है, ये क्या है? आधा है, ठीक, आधा है। यानी इसे शुद्ध व्यंजन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आधा है यानी शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है ना, क्योंकि ये स्वर रहित है, ठीक। ये स्वर रहित है, इसलिए इसको शुद्ध व्यंजन या आधा व्यंजन भी कह सकते हैं, ठीक। यानी ये क्या है? स्वर रहित व्यंजन होता है, ठीक। यानी एकमात्र यही है जो अधूरा है, यानी आधा रहे, बाकी जिसके जो 4 रूप में से 3 रूप है वो पूरा, मतलब वो क्या है? वो पूरा कंप्लीट रहे, ठीक। तो चौथा नंबर देखते हैं। ये वाला र, जैसे कि इसमें क्या होता है ना, ऊपर वाला इसमें क्या होता है? जैसे कि जिसमें खड़ी पाई होती है, ठीक, इसमें खड़ी पाई होती है, जैसे भ्रम,
ठीक, क्रम है ये वाला। यानी कि अब इसका हमने एक ट्रिक भी बता दिया, यानी कि ऊपर वाला अधूरा और नीचे वाला वर्ण पूरा। यानी अगर कोई किसी भी वर्ण में अगर नीचे है तो वो क्या है, पूरा है, यदि ऊपर है तो अधूरा है। ठीक, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और जैसे ये वाला, ये क्या है, ये भी कभी कभी हम लोग लगा देते हैं ना नीचे, तो ये री है, री यानी कि ये स्वर वर्ण है। ठीक, स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। स्वर, अब एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग को बताना है। यानी स्वर रहित र का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो क्वेश्चन क्या है, स्वर रहित र का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पहला ऑप्शन है ग्रह, ठीक, और ग्रह है, और अंतर्देशीय। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमें देखो, हमने तोड़ा, ग्रह को तोड़ा तो ग और र में टूट गया ना। और वैसे भी हमने क्या बताया था, नीचे वाला पूरा है, यानी ये नीचे है ना, ये नीचे है, ये पूरा है, ये भी नीचे है, ये क्या है, पूरा है। ठीक, और अंतर्देशी यानी कि ये ऊपर है तो ये तो अधूरा है, आप ऐसे भी मार सकते हैं, तीसरा नंबर। ठीक, और ये अंतर्देशी है तो वैसे ही पूरा लग रहा है। ठीक, इस तरीके से भी आप मार सकते हैं। और यहाँ पर अंतर यानी कि देश के भीतर, और इस अंतर का मतलब यानी कि जो हलंत वाला है इसका मतलब देश के भीतर होता है, और इस जिसमें हलंत नहीं, इस अंतर का मतलब देशों के बीच में, यानी दो देशों के बीच में। और ये देश के भीतर, और ये क्या होता है, जैसे ये देश है और ये देश के भीतर हो जाएगा। ठीक, इतना ये अंतर है इसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, जैसा कि हमने ट्रिक बताया, बस इसी ट्रिक को आपको याद रखना है कि जो ऊपर वाले हैं वो पूरा है, नीचे वाले अधूरा है। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो उड़नथुआ वाला रह है सिर्फ यही एक अधूरा है, बाकी सब पूरे हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका र वाला भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, आप कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमें 360 डिग्री पढ़ना है। यानी कि अगर हम वर्णमाला टॉपिक आपको अगर पढ़ा दिए तो हम ऐसा पढ़ा देंगे आपको कि कोई भी दुनिया, कोई भी एग्जाम दो यार, कोई भी जहाँ पर भी वर्णमाला आएगा आपको ऐसा होगा ही नहीं कि आपको एक भी क्वेश्चन ना आए, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम 360 डिग्री पढ़ा रहे हैं आपको। इससे बाहर आपको जब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना पढ़ लो, कोई भी एग्जाम दो, यूपीएसआई, यूपीपी, एसएससी जीडी, ठीक, बिहार नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम दो, इससे बाहर आएगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, और आप 100% एकदम एक्यूरेसी के साथ सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, कभी कभी वर्ण विन्यास भी आ जाता है, कभी कभी वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद जिसे बोलते हैं, या फिर इसी को हम उल्टा बोलते हैं। अगर जैसे मान लो इधर से हम इधर चले जाएं, इसको वर्ण संयोग या फिर वर्ण संयोजन भी कभी कभी उल्टा भी दे देता है। जैसे वर्ण विन्यास दे दिया, ठीक, वर्ण विन्यास दे दिए, उसको कहेगा कि इसका संयोग करो। ठीक, यानी कि संयोग करो यानी संयोजन करो। और ज़्यादातर ऐसे तो नहीं पूछता है, ज़्यादातर तो ऐसे दे देगा, उसका कहेगा उसका वर्ण विन्यास करो। ठीक, ज़्यादातर ऐसे ही पूछता है वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रकृति है। ठीक, प्रकृति, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकृति को। सबसे पहले देखो कैसे तोड़ेंगे। प्रकृति में सबसे पहले प आएगा, प, ठीक, और प क्या आएगा, अधूरा आएगा। ठीक, प अधूरा आ जाएगा। और जैसा कि हमने बताया तो नीचे वाला र क्या होता है, ये इसीलिए हमने र बताया है, र वाला जो चारों रूप बताया है, क्योंकि ये इतना काम आता है ना। कभी कभी आप लोग ना छोटा सा गलती कर देंगे, जैसे र है, ठीक, आप इस पर भी हलंत लगा देंगे, आप सोचेंगे कि ये आधा रह है, लेकिन ये हमेशा आपको याद रखना है, जो भी नीचे वाला रहेगा वो पूरा रह है, उसमें हलंत लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक ही ट्रिक है, ऊपर वाला रह यानी उड़नथुआ रह पूरा है, बाकी कोई भी रह हो, यानी अगर सिंपल रह है तो ये तो पूरा है ही ना, इसको तो आप जानते ही पूरा रह है, बाकी कोई भी रह हो सब पूरा है। ठीक, यहाँ पर प्र में प आ जाएगा हलंत वाला, फिर यहाँ पर र आ जाएगा, ये र पूरा आएगा। ठीक, क्योंकि ये नीचे वाला है ना, ये नीचे वाला है, ये नीचे वाला र है। उसके बाद प्र हो गया। और हर, जैसा कि व्यंजन जो है, हमने व्यंजन का परिभाषा आपको बताया था ना कि ये स्वरों का सहयोग से व्यंजन बनता है, यानी कोई भी व्यंजन हो बिना स्वर का बन ही नहीं सकता। तो प्र है तो इसमें अ आएगा ही। ठीक, तो अ आएगा ही। उसके बाद क, क्री से क्या आ जाएगा, यानी आधा का आ गया। और जैसा कि नीचे वाला र है यानी री है ना, ये वाला री हो जाएगा, यानी ये पूरा है। ठीक, उसके बाद क्री, और उसके बाद जब ये पूरा है, जैसा कि हमने बताया ना ये पूरा है, और ये पूरा है, ये स्वर सहित है। ठीक, ये क्या है, स्वर सहित है, तो इसमें स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर अभी लिखवाया था कि क्या है, स्वर सहित है, तो इसलिए इसके बाद हमें कोई स्वर लगाने की आवश्यकता नहीं, और कोई आ भी नहीं रहा है ना, जब आएगा तब तो लगाएंगे प्रकृति। और ती में आ जाएगा आधा तय, और छोटी की मात्रा हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कभी कभी, जैसे पूछ लेगा इसमें टोटल वर्ण कितने हैं, टोटल वर्ण कितने हैं, तो आपको गिन लेना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, कभी पूछ लेगा स्वर कितने हैं, तो आपको स्वर गिनना है 1 2 3,
तो 3 स्वर हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 व्यंजन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपका वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद से बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं होगा। जैसे मान लो सृष्टि है, ठीक, सृष्टि है तो सृष्टि में पहले से आएगा, आधा से आ जाएगा, फिर और ये री वाला हो जाएगा, री पूरा है, स्वर सही थे, इसमें अलग से स्वर लगाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही स्वर है, ठीक। तो सृष्टि, उसके बाद फिर आधा से आ जाएगा सृष्टि, यानी आधा से आ गया, ठीक। उसके बाद फिर आधा ट आ गया, फिर छोटी की मात्रा आ गया। तो इस तरीके से वर्ण कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। स्वर गिनोगे तो 2 आ जाएंगे और व्यंजन गिनोगे 3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, विशेष तथ्य है, थोड़ा सा विशेष तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग। भले से गला खराब है दोस्तों, लेकिन इस टॉपिक को आज हम पूरा करके ही मानेंगे, तो आप लोग भी बने रहिए। इससे बेहतर क्लास, इससे अच्छा कंटेंट आपको, भले से मैं ठीक से आपको बता नहीं पा रहा हूँ, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, हेजिटेशन हो रहा है, थोड़ा गला भी खराब है, लेकिन इससे बेहतरीन कंटेंट आपको वर्णमाला का पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा दोस्तों। चाहे तो आप किसी से भी पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, देवनागरी लिपि व पहला क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितना होता है, 13। यानी इसको हमें याद रखना है, जब पूछेगा हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। कभी कभी लोग जो है पेपर में 11 स्वर याद किए रहते हैं और पेपर में से गलत करके चले जाते हैं। कभी कभी दे देता है देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं, तो हमें 13 बताना है, ठीक। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, 13 बताना है। जब कहेगा हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तभी 11 बताना है दोस्तों, ठीक। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, कभी कभी पूछ लेता है शुद्ध स्वरों की संख्या। शुद्ध स्वरों की संख्या कितना होता है, 1 कम कर देंगे, 11 में से 1 कम कर देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक। यानी अगर शुद्ध स्वरों की संख्या पूछेगा तो बस इतना दिमाग में रखना, 1 कम कर देना है, शुद्ध हो जाएगा। बार बार रिज्यूम करके वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों, गला बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, अतः इसे तत्सम स्वर भी कहते हैं, ठीक। यानी री का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है, इसे तत्सम स्वर कहते हैं। शेष स्वर दोनों होते हैं, यानी केवल एकमात्र री ही ऐसा होता है जो तत्सम होता है, ठीक। बाकी के सभी स्वर तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आ जो होता है ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है, ठीक। ये हिंदी में पहले से नहीं था, ये अंग्रेजी से हिंदी में आया है, ठीक, तथा ग्रहण कर लिया गया है। यानी कि अंग्रेजी से हिंदी में आया है तथा ग्रहण कर लिया गया है, अतः इसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। यानी कि अंग्रेजी से आया है इसलिए आगत कहते हैं, और इसे ग्रहण कर लिया गया है तो इसलिए इसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं, ठीक। और उसके बाद दोस्तों स्वरों के, यानी कि हाँ, आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं, ठीक। यह आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है। कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, इसको भी याद रखना, यानी पूछेगा ये किसके बीच का ध्वनि है, तो ये आ और ओ के बीच का ध्वनि है, ठीक। ऐसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर पे। स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक। स्वरों के देखो, ये ट्रिक हमने पहले बताया ना, अल्प प्राण में जैसा कि हमने बताया था ना, 1 3 5, 1 3 5। तो अल्प प्राण में मैंने 1 3 5 बताया था। 1 3 5 यानी क्या है, 5 यानी ये क्या है, विषम है ना, विषम है। जैसा कि मैंने ट्रिक से बताया था, विषम वाले में क्या आता है, जैसा कि टोटल स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, विषम होते हैं, तो विषम वाले में सभी स्वर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखो यही चीज़ है, बस इसको बस वाक्य में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है, ठीक। यानी स्वरों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है, जब आप बोलेंगे तो बहुत कम श्वास लगेगा, ठीक। इसलिए इसे अल्प प्राण में रखते हैं। बाकी हम लोग ट्रिक से भी याद रखें, जहाँ पर विषम होगा वहाँ पे सभी स्वर आ जाएंगे, ठीक। और यहाँ पर देखो, स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ठीक। अतः सभी स्वर क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। और जैसा कि हमने ट्रिक से बताया है, घूस आप तब कब लोगे, जब आपको 345 रुपये मिलेगा तब आप घूस ले लोगे। और 345 क्या है, विषम है, तो इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। यानी इस नज़रिए से भी आ रहे हैं और इस नज़रिए से भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्या है, स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत ध्वनि नहीं है, ठीक। यानी जब हमने आपको ट्रिक से बताया था कि पहले वाले में कंठ में आ, तालु में ई, मूर्धा में री आ गया था और ओष्ठ में उ आ गया था, लेकिन दंत में देखो कोई नहीं आया था ना। तो वही चीज़ बस इसमें बता रहा है कि स्वर ध्वनियों के अंतर्गत कोई भी ध्वनि दंत ध्वनि नहीं है, ठीक। और ई एवं री स्त्रीलिंग वर्ण है, ये कभी कभी पूछता है दोस्तों, इसको याद रख लो। यानी कि पूरे स्वर में ई और बड़ी वाली ई और री, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक। उसके बाद आगत व्यंजन क्या होता है, आगत व्यंजन भी कभी कभी पूछता है। आगत व्यंजन में क, ख और ग और ज और फ में नुक्ता लगा देना, ठीक। नुक्ता लगा दोगे, ये बिंदी, ठीक। तो ये 5 होते हैं और ये विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ, ठीक। यानी ये विदेशी हैं, ठीक, ये अपने भारत की नहीं है।
अगर क ख और ग और जब और फ में नुक्ता लगा देंगे तो ये विदेशी भाषा हो जाएगा, यानी विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हो जाएंगी। और ये 5 होते हैं, इसको याद रखना है, क ख ग और ज और फ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, यानी दो भिन्न भिन्न व्यंजन है। ठीक, जैसे एक क हो गया और ये स हो गया, और दो भिन्न व्यंजन हो गया, दोनों भिन्न व्यंजनों से बनने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। यानी छह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक, यानी संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं, यानी कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। ठीक, और जैसे देखो हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे सप्ताह है ना, सप्ताह में यानी कि ये सप्ताह में देखो प है आधा और त है, यानी कि ये प अलग व्यंजन है और ये अलग व्यंजन है। ठीक, और ऐसे लक्ष्य में 6 अलग व्यंजन है और ये अलग व्यंजन है, यानी इस तरीके से जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि एग्जाम में दे देगा तो ये संयुक्त व्यंजन तो कहेंगे, इसको भी संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ठीक, तो इसे संपृक्त ध्वनियाँ भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनियाँ भी कहते हैं। ठीक, कभी कभी संयुक्त व्यंजन न दे के पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, सप्ताह, बच्चा, पक्का। ठीक, उसमें से संपृक्त ध्वनियाँ कौन है? तो आपको बस कटा अक्षर पे ध्यान देना है। जहाँ पर कटा अक्षर अगर सेम है, जैसे कि यहाँ पर च सेम है, तो वहाँ पे संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। जहाँ पर अलग अलग है वहाँ संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, और इसे संपृक्त ध्वनियाँ भी कहते हैं। द्वितीय व्यंजन देखते हैं, यानी कि द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? दो समान व्यंजनों से बनने वाले संयुक्त व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो कटा अक्षर है, यानी क और च, यानी अगर दोनों समान है, यहाँ भी च है, यहाँ भी च है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, यानी समान व्यंजन है। और जब समान व्यंजन से बनेगा तो इसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं, और अगर भिन्न व्यंजन से बनेगा तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, और द्वितीय व्यंजन को ही युग्मक ध्वनियाँ भी कहते हैं। ठीक, तो इसे युग्मक ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा 12 नंबर पे देखते हैं। 12 नंबर पे अब आप लोग को थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये सब क्वेश्चन पूछता है इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब आप पढ़ ही रहे तो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, एकदम 360 डिग्री पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी वर्णमाला दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही न पड़े आपको। तो 12 नंबर देखते हैं। नुक्ता का प्रयोग सर्वप्रथम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया। यानी पूछेगा कि नुक्ता का प्रयोग किसने किया, तो सर्वप्रथम किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ये जो नुक्ता लगता है यहाँ पे, ठीक, ये नुक्ता का प्रयोग किसने किया था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। ठीक, जैसे कि राज है राज, ठीक, और इसका मतलब होता है रहस्य। जरा का मतलब होता है घोड़ा। ठीक, तो नुक्ता लगने से सोचो इसका अर्थ बदल गया, इसका अर्थ होता है रहस्य, जरा का अर्थ होता है घोड़ा। ठीक, इतना डिफरेंस है नुक्ता का। ठीक, तो यहाँ पर इस नुक्ता का प्रयोग किसने किया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूछेगा भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होता है? शब्द होता है। ठीक, अब मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? मूल दीर्घ स्वर यानी कि दीर्घ स्वर कह रहा है, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा बड़ा वाला, और बड़ा वाला ऊ हो जाएगा। और अड ड को विकसित वर्ण भी कहते हैं, यानी अड और अड को विकसित वर्ण भी कहते हैं। ठीक, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, यानी विकसित वर्ण इसे कहते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा, जैसे अड और अड को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दे देगा विकसित वर्ण ये वो, तो आपको विकसित वर्ण याद रखना है। ठीक, अड और अड को विकसित वर्ण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया? यानी यहाँ पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, बस इतना याद रखना है, स्वर तो इन्होंने 11 ही माना है, लेकिन व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन इन्होंने 35 माना है। ठीक, बस इतना याद रखना है। 35 क्यों माना? इन्होंने अड और अड को भी शामिल किया है। ठीक, तो इस हिसाब से 33 + 2 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अनुस्वार व पंचमा अक्षर के प्रयोग का नियम भी देख लेते हैं जल्दी फास्ट में। यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक, देखो अभी जैसा कि हमने आपको बताया था ना, सबसे पहले वीडियो शुरू किया था तो 3 ऑप्शन दिया था हिंदी का। एक हिंदी था जो है के बगल में बिंदी था, ठीक, और है के बगल में बिंदी था, और एक बीच में बिंदी था, और एक आधा न वाला था। ठीक, ये वाला। ठीक, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था शुरू में कि ये वाला भी अशुद्ध है। ठीक, और जो बीच में बिंदी है वो भी अशुद्ध है, जो यहाँ पे बिंदी है कि जस्ट बगल में वो वाला शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे हुआ, ये नियम से देखते हैं हम लोग कैसे हुआ, इसका भी नियम देख लेते हैं हम लोग। तो इसका नियम क्या है दोस्तों? यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए। ठीक, जैसे कि मान लो हमने देखा
हमने ये देखा कि जैसे हिंदी है, ठीक, ये क्या है, हिंदी आधा न है, ये स्वर रहित है, ठीक, आधा न मतलब स्वर रहित हो गया, ठीक। अब न के बाद देखो क्या आ रहा है, द आ रहा है। द क्या है, जो न आया है आधा न, उसी वर्ग का है कि नहीं, देखो त थ द ध न एक ही वर्ग में आता है ना। जब एक ही वर्ग में आएगा तब हमें क्या बोलते हैं, आधा न को हमें बिंदी में बदल देना है, यानी कि ज़्यादा सही ये वाला होगा, ये वाला थोड़ा सा कम सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंपन है, ठीक, कंपन, अब आधा म है और प है, ठीक। अब जैसे प फ ब भ म, यानी कि म के बाद जो प आया है वो उसी वर्ग का है, इसीलिए हम इसको अनुस्वार में बदल देंगे। अगर म के बाद दूसरे वर्ग का कोई होता तो हम अनुस्वार में नहीं बदलते, तब वो आधा में ही रहता, ठीक है दोस्तों। जैसे कुंड है, कुंड में है और न है, अड़ा है, ठीक, अड़ा अड़ा ट ठ ड ढ अड़ा उसी वर्ग में आ रहा है, तो ये भी अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक दोस्तों। तो इतना गहराई लेवल से, इतना बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, तो आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक। तो दूसरा नंबर देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करो दोस्तों, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। यदि पंचमा अक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद कोई पंचमा अक्षर आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, ठीक। जैसे देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये पंचमा अक्षर है, ठीक, अंग, और यहाँ पर क्या आया है, मैं आया है, यानी ये भी पंचमा अक्षर है, ये भी पंचमा अक्षर है। और यहाँ पर देखिए आधा न भी पंचमा अक्षर है, ये भी पंचमा अक्षर है, यह भी पंचमा अक्षर है, मैं भी, ये भी, मैं भी, यानी कि दोनों क्या है, जब दोनों पंचमा अक्षर ही आए, ठीक, तब वहाँ पे अनुस्वार में हमें नहीं बदलना है, ठीक है दोस्तों। यही है नियम नंबर दूसरा। अब नियम नंबर तीसरे में चलते हैं दोस्तों। नियम नंबर तीसरा क्या कहता है कि यदि पंचमा अक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद यह वह है आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, ठीक। जैसे मान लो ये पंचमा अक्षर क्या है, अड़ा, अड़ा का अड़ा है, और यहाँ पर न है पंचमा अक्षर, यहाँ पर अड़ा है, यहाँ पर आधा में है, ठीक। तो यहाँ पर देखो अड़ा के बाद यह आया है, जब अड़ा के बाद यह आया है तो इसे हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे, ठीक, इसे हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। और यहाँ पर न के बाद वह आया है, यानी वह आया है, तो इसे भी हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे। यहाँ पर म के बाद है आया है, यानी इसे भी हम अनुस्वार में नहीं बदलेंगे दोस्तों, ठीक। तो कब अनुस्वार में बदलता है, कब नहीं बदलता है, ये भी हम लोग सीख ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसी वीडियो में। तो स चौथा नंबर क्या है, स से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे देखो ये वाला स, ये तीनों स, यानी तीनों स से पूर्व जो है हम अनुस्वार ही लगाएंगे, आधा न नहीं लगाएंगे, ठीक। जैसे कि देखो यहाँ पर ये समझ लेते हैं, जैसे अंतहस्थ है, ठीक, ये अंतहस्थ है, ठीक, यहाँ पर आधा न है, न आधा न है अच्छा ये स वाला नहीं है, ये तो वो वाला है ना, जैसे आधा न है और उसके बाद त आया है, उसी वर्ग का है, तो इसीलिए हमने जो ये अंतहस्थ लिखा है, ये हमने मतलब थोड़ा सा अशुद्ध है, यानी ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक, उसी वर्ग का है तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब शुद्धि अशुद्धि में भी ये मतलब चीज़ें काम आएंगी, ठीक। और यहाँ पर देखो स के बाद अनुस्वार आया है, स के बाद अनुस्वार आया है, यानी यहाँ पर आधा न कटा अक्षर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक, यानी वो अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पांचवा नंबर लास्ट है, यदि सम उपसर्ग के बाद अंतहस्थ या उष्म वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे समधनहार, सनहार हो जाएगा, अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा ना। समधन योग, संयोग हो जाएगा, यानी कि सम उपसर्ग के बाद क्या बोलते हैं, यानी सम उपसर्ग के बाद हमेशा अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। तो इस तरीके से पांचवा नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि हमने अनुस्वार और अनुनासिक निरुनासिक पहले से ही चंद्रबिंदी और अनुस्वार वाला मैंने बता दिया था, तो ये आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, हमने रख दिया है इसमें, ये आप लोग को अपने से पढ़ लेना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, आप लोग अपने से पढ़ के देख लीजिए, ठीक, समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर पे आ जाओ। 19 नंबर क्या कहता है, मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम कहते हैं, यानी कि मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम कहते हैं, यानी हिंदी में कुल 11 स्वर एवं उनकी मात्राएं 10 होती हैं, ठीक। और जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। कभी कभी पूछता है, इसलिए रख दिए हैं, स्वनिम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम, बस दोस्तों बस 2 मिनट की और वीडियो बचा है, आप लोग बने रहिए बस, उसके बाद पूरा वर्णमाला खत्म हो जाएगा। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम, जैसे कि यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है ना, जैसे अंग्रेजी में रीजनिंग में आप लोग पढ़े होंगे कि 4-5 शब्द दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में सजाइए। तो ऐसे कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेता है, लेकिन वनडे में तो नहीं आएगा ये, लेकिन टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ वगैरह में कभी कभी आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है, अनुस्वार चिन्ह, यानी कि अगर हमें क्रम क्या रखना है, अगर अनुस्वार आएगा तो सबसे पहले अनुस्वार को क्रम में रखना है, फिर चंद्रबिंदी को रखना है, फिर उसके बाद स्वर यानी अ ई, फिर उसके बाद 25, यानी बस ये याद रखना है कि अनुस्वार पहले आएगा, फिर चंद्रबिंदी आएगा, फिर उसके बाद जो अपना अ से लेके ज्ञ तक वो जो क्रम है वो क्रम रहेगा ही, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे
जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लो कंठस्थ और कमल और कलई और कलंक, चारों में कौन सबसे पहले नंबर पे आएगा? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क क क क चारों में है, ठीक। लेकिन जैसा कि हमने बताया अनुस्वार वाला पहले आएगा, ठीक। तो यहाँ पर पहले नंबर पे क्या हो जाएगा? कंठस्थ हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया तो इसको हटा दो, अब जो हो जाए उसको हटा दो। फिर क्या क्या हो गया? अब यहाँ पे म ल और यहाँ पे देखो अनुस्वार लगा है, लेकिन अनुस्वार क्या है दूसरे, ये हमेशा मतलब कि पीछे रहता है ना, जैसे अनुस्वार क्या है पीछे जाता है, जैसे कि कलंक यानी क ल उसके बाद न फिर क, जैसे कंठस्थ क न, यानी कि अगर हम क के हिसाब से देखें तो क से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अनुस्वार लगा है इसलिए हमको पहले कर देना है, ठीक है। और इसको काट देंगे। म ल में देखो कौन पहले आएगा? तो पहले कौन आएगा? पहले य र ल व म कौन आएगा? य र ल व म, ठीक। तो पहले कौन आएगा? हमको देखो क ख ग भी नहीं आ रहा है ना, तो प फ ब भ म पहले आएगा ना, तो म पहले आएगा, तो म यानी दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? म, ठीक। दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे हो गया तो इसको भी हमने काट दिया, इसको भी काट दिया, अब बचा दो, यानी ये तो है ही। उसके बाद कलंक में अब पहले न है, देखो अब यहाँ पे हमें समझने वाली ये बात है, कलंक यानी न यानी कि न पहले आएगा कि ई आएगा, ठीक। तो ई वैसे तो आना ई चाहिए, लेकिन ये अनुस्वार वाला न है, इसलिए हमने इसको गोला किया, यानी अनुस्वार वाला जब आएगा तो हमेशा अनुस्वार वाले को पहले रखेंगे, यानी कि दूसरा नंबर पे ये हो गया और तीसरा नंबर पे ये हो जाएगा, बचा का चौथा नंबर पे ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर है, यहाँ पे हमने तोड़ दिया, ठीक। इसको बस ऐसे हमें बस व्यंजन को पकड़ के तोड़ना है, बस स्वर वर को छोड़ देंगे इसमें, ठीक। तो इसमें प और द और क्या और त में कौन आएगा पहले? तो ये क्या आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम हटा दिए। अब उसके बाद अब प और द और त में कौन पहले आएगा? प द त में कौन आएगा? तो पहले आएगा त आएगा ना, फिर दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, इसको भी हटा दो। फिर प और द में कौन आएगा? द आ जाएगा, ठीक। तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, उसके बाद हमारा वर्णमाला खत्म हो जाएगा। उत्कंठा, जैसे यहाँ पर उ सब में है, इसको छोड़ दो, ठीक। उसके बाद त आएगा तो द आएगा, तो पहले त आएगा तो ये द वाला तो नहीं आएगा, यानी इन दोनों में कोई पहला होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक। अब क्या आ जाएगा? क्या भी दोनों में है, जैसा कि हमने बताया अनुस्वार वाला पहले आएगा, ठीक। तो क्या भी दोनों में है तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद अब न और स में कौन लेंगे? तो पहले अनुस्वार को लेंगे, पहला ये नंबर पे ये हो जाएगा, और ऑटोमेटिक दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और उसके बाद अब इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर द है, यहाँ पे य और व में यह तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा और चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। तो जैसे आप लोग रीजनिंग में सॉल्व करते हैं उसी प्रकार इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग का 360 डिग्री जो है वर्णमाला चैप्टर थ्योरी क्लास एकदम बिल्कुल फिनिश हो गया दोस्तों, अब समाप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आएगा क्या बोलते हैं, MCQ क्लास, ठीक। तो दोस्तों आज आपने देखा हिंदी भाषा का सामान्य परिचय और वर्णमाला की थ्योरी कंप्लीट, ठीक। अगली क्लास होगी और भी मज़ेदार, जहां आपको मिलेंगे हिंदी वर्णमाला से 300 प्लस MCQ सवाल, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और PDF आपको दे दिया जाएगा, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा या फिर टेलीग्राम चैनल बना देंगे, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली क्लास में 300 MCQ के साथ।